हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का थर्ड यूनिट हिस्ट्री का थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हमने आज तक पढ़ा प्री मॉडर्न वर्ल्ड, हमने सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, हमने फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो, हमने इसमें कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड भी पढ़ा। हमने हाल ही में द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914 पढ़ा, वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। और आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही ज़्यादा कम कम कंटेंट में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात कहता है ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन ऑल दीज द डेवलपमेंट्स, शिप्स, ट्रेन्स। इसको मैं अगर ऐसे सम अप करूं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, जिन दिनों या जिन टाइम्स में ट्रेड फ्लोरिश हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ, चाहे वो हमने कल ही देखा था कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स ने कहा था कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था। तीन चीज़ें हुई थी, ट्रेड इन गुड्स हुआ था, फ्लो ऑफ लेबर हुआ था और मूवमेंट ऑफ कैपिटल हुआ था। तो इन तीन चीज़ों को और ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए और ज़्यादा फास्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लेने के लिए क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया। वो टेक्नोलॉजी क्या थी, हमने कल ही पढ़ा था कि रेलवेज इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये जो एग्रीकल्चरल एरियाज थे, एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे, उनको कनेक्ट किया गया था पोर्ट एरियाज से। तो वो कैसे कनेक्ट किए गए थे, रेलवे ट्रैक से कनेक्ट किए गए थे। इसके अलावा भी और एक टेक्नोलॉजी का इसमें इजाफा हुआ था या इंट्रोडक्शन हुआ था इस दौर में, वो क्या था कि शिप्स, स्टीम शिप्स आए इस दौर में। स्टीम शिप्स इस सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुए। और इस स्टीम शिप से क्या हुआ कि अगर हम एक केस स्टडी ऑफ यूरोप की बात करेंगे, एक केस स्टडी ऑफ यूरोप, यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं कर्सर अभी मूव ऑन कर रहा हूँ, केस स्टडी ऑफ यूरोप 1870s की बात है। 1870s यूरोप रिसीव्ड इट्स मीट फ्रॉम अमेरिका, दैट इज live animals in ships as an import, but the animals took up a lot of ship space, many also died, fell ill, lost weight in voyage। तो एक जमाना था 1870s में जब अमेरिका से माल आता था, अमेरिका से कैटल आता था, अमेरिका से जो है शीप आते थे, कहाँ के ओर, एनिमल्स आते थे कहाँ के ओर, यूरोप के ओर। अमेरिका से एनिमल्स आते थे कहाँ के लिए, यूरोप के लिए। किस में आते थे, शिप्स में, नॉर्मल शिप्स में आते थे वो। जब वो नॉर्मल शिप्स में आते थे, इनको बहुत ज्यादा टाइम लगता था अमेरिका से लेके यूरोप तक। और इस दौरान, इस टाइम के दौरान क्या होता था, यूजुअली कुछ एनिमल्स की डेथ भी होती थी। जो लोग जो जो एनिमल्स अब बचते थे उनमें बहुत ज्यादा वेट का जो है वेट वेट कम होता था। इससे जो है इम्पोर्टर्स को बहुत ज्यादा घाटा होता था। फिर इसी चीज को कैसे इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज्यादा फीजिबल बनाया, इन्होंने स्टीम शिप्स का इन्वेंशन किया। तो स्टीम शिप्स जब इन्वेंट किए गए तो इससे क्या हुआ कि इसमें जो है टाइम में, इस स्टीम शिप की वजह से टाइम बहुत ज्यादा कम हुआ, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम हुआ अब अमेरिका से लेके यूरोप तक। और भी कुछ टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन हुआ, वो लाइक कि अब जो है मीट मीट भी इजीली शिफ्ट होता था, मीट भी इजीली इंपोर्ट होता था अमेरिका से लेके यूरोप तक। कुछ ऐसे शिप्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी था। इसमें एक ही पॉइंट याद रखने लायक है, वो ये है कि टेक्नोलॉजी से पहले, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी उससे पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था अमेरिका से लेके यूरोप तक शिप्स को चलने के लिए। शिप्स जो टाइम लेती थी वो बहुत ज्यादा लेते थे इंपोर्ट करने के लिए। फिर जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, टेक्नोलॉजी ने क्या रोल अपना अदा किया, वो ये था कि जब शिप्स, स्टीम शिप्स इंट्रोड्यूस हुए तो इससे क्या हुआ कि इससे बहुत ज्यादा कम टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा कमी हुई। और इस वजह से जो नुकसान होता था इंपोर्टर्स को, फिर वो बच गए इस नुकसान से। प्लस इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। अब हमने पहले 19th सेंचुरी पढ़ा था, आज हम लेट 19th सेंचुरी पढ़ेंगे। लेट 19th सेंचुरी मींस यही कोई 1850 के बाद, 1850 के बाद लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ था। तो इट इज द कंट्रोल, पहले हम कॉलोनियलिज्म को डिफाइन करेंगे कि कॉलोनियलिज्म हो क्या गया। इट इज द कंट्रोल ऑफ एन एडवांस्ड एंड स्ट्रॉन्गर नेशन ओवर अ वीक एंड बैकवर्ड नेशन। कॉलोनियलिज्म हम उस चीज को कहते हैं जिसमें एक एडवांस्ड मुल्क, एक स्ट्रॉन्ग नेशन कब्जा करता है, हक जमाता है किस पे, एक कमजोर और बैकवर्ड नेशन को। बैकवर्ड नेशन यहाँ पे
सेंस के हिसाब से बैकवर्ड नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बैकवर्ड है, उनके डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से बैकवर्ड है, लाइक उनका कल्चर बैकवर्ड है, उनका एजुकेशन सिस्टम बैकवर्ड है, उनके बाकी सिस्टम बैकवर्ड हैं। इसमें क्या होता है कॉलोनियलिज्म में, कॉलोनीज लूज देयर पॉलिटिकल फ्रीडम। जिन पे कॉलोनियलिज्म किया जाता है, मिसाल में दूंगा, जब इंडिया पे कॉलोनियलिज्म किया गया तो इंडिया ने सबसे पहले क्या खो दिया, पॉलिटिकल फ्रीडम। उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने खो दिए, उन्होंने अपना राइट टू वोट खो दिया, तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया। तो इसमें कॉलोनीज को क्या होता है, जिन पे कॉलोनियलिज्म किया जाता है, इट सफर्स फ्रॉम पेनफुल सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज। सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज हो गए, समाजी चेंज, यानी कि समाज जो है उसमें बहुत ज्यादा सिस्टम फिर रहता है वही उन्हीं कंट्रीज का जो कंट्रीज कॉलोनाइज करते हैं। और इकोनॉमिकल चेंज हमने देखा कि कैसे लोगों की कंडीशन चेंज हो गई इंडिया में भी, लाइक उनके जॉब्स के हवाले से, उनके खाने पीने के हवाले से, उनके कमाने के हवाले से, उनके कमाने के हिसाब से, उनके काम करने के हिसाब से उनमें क्या चेंजेस आए, या उनको कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ किया गया, इंडिया में कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। जो भी इंडिया की इकोनॉमी थी उसको कंप्लीटली वैनिश किया इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने। तो इसमें हम अफ्रीका का केस पढ़ेंगे कि अफ्रीका में कैसे कॉलोनियलिज्म हुआ। इंडिया को तो आप सबको पता ही है, लेटर ऑन हम इस टॉपिक में इंडिया का भी थोड़ा बहुत हवाला देंगे, लेकिन फिलहाल हम जो है इसमें केस स्टडी करेंगे अफ्रीका का। अफ्रीका में कैसे कॉलोनियलिज्म हुआ और किन का कॉलोनियलिज्म हो गया। अफ्रीका केस स्टडी, ये बिल्कुल वही नोट्स हैं आपके बुक से बनाए हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं छूटता आपका। सारा जो कुछ आपके बुक्स में है, 10th क्लास की बुक्स में है, सीबीएसई बुक में है, वही इस डायरी में भी है और वही हम पढ़ते भी हैं। अफ्रीका की मिसाल यहाँ पे है कि अफ्रीका में कैसे जो है कॉलोनियलिज्म हो गया, तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। Europeans came here for trade, but with the time established their rule. यहाँ पे यूरोप से लोग आए, याद रखना है यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अमेरिका भी एक अलग कॉन्टिनेंट है, फिर अमेरिका में हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे फिलहाल अफ्रीका याद रखना है कि अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है और यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है। फिलहाल हम पर्टिकुलरली इंग्लैंड की मिसाल नहीं पढ़ रहे हैं कि यूरोप से इंग्लैंड आया, ब्रिटेन आया, नहीं, बल्कि हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप आया। यूरोप में अभी कोई भी मुल्क हो सकता है, तब जाके अभी डिफरेंट कंट्रीज भी, नेशन स्टेट्स भी एस्टैब्लिश नहीं हुए, तो इसलिए हम यहाँ पे यूरोप जो है पढ़ते हैं। तो यूरोप के लोग आए कहाँ पे, अफ्रीका में बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ताजिर बन के आए। फिर विद द टाइम, जब टाइम गुजरता गया, विद द टाइम क्या हुआ कि उन्होंने दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल, फिर इन्होंने कब्जा किया। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वहां पे अपनी आर्मी एस्टैब्लिश की, जिस आर्मी ने उनको तो रूल करने में बहुत ज्यादा मदद किया। अब जब अफ्रीका में आए थे यूरोप से लोग ट्रेड करने के लिए, फिर उन्हीं लोगों ने वहां पे रूल कायम किया। तो इससे पहले आप देखेंगे कि हम अफ्रीका की सिचुएशन क्या थी। almost every almost every African were self-sufficient. That is, population was not too high and land was abundant. Their main occupation was animal rearing. अफ्रीका की एक सीन में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, वो सारे लोग खुद मुख्तार थे। किस हिसाब से वो खुद मुख्तार थे, उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल थी उनमें। यहाँ पे अगर मैं मिसाल दूंगा कि अगर एक फैमिली में 10 लोग होते हैं या 5 भाई एक फैमिली, या एक बंदे के 5 बेटे होते हैं, लेकिन उनके पास खाली 5 कनाल जमीन होती है, तो इट मींस इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और इनका लैंड जो है वो भी कम है। अब अगर एक फैमिली में एक ही बंदा होगा, एक बाप का एक ही बेटा होगा, उसके पास 100 कनाल जमीन होगी, तो इट मींस इसके पास बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल है। ये हो गई स्पेसिफिक मिसाल या इंडिविजुअल लेवल मिसाल। अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन अभी देखेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ज्योग्राफिकली इंडिया में उतनी ज्यादा लैंड अवेलेबल नहीं है कि ये अपने इतने ज्यादा लोगों को जो है अडॉप्ट कर सके। तो अफ्रीका की क्या सिचुएशन थी, अफ्रीका में लोगों की बहुत ज्यादा कम तादाद थी और लैंड बहुत ज्यादा थी। सिचुएशन डिफरेंट थी। अफ्रीका में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा कम थी, मींस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी और लैंड बहुत ज्यादा थी। कम लोग थे, लैंड बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में क्या काम करते थे वो, कोई भी वहां पे मजदूरी का काम नहीं करता था, सब लोग मालिक थे, मजदूर कोई भी नहीं था। सब लोग मालिक थे, किन चीज के मालिक थे, वो एनिमल्स के मालिक थे। इनके पास अपने जानवर हुआ करते थे, उनके पास अपने बड़े बड़े फोक्स हुआ करते थे,
उनके पास अपने बहुत सारे जानवर हुआ करते थे और वो उन्हीं जानवरों को रियर करते थे, उन्हीं जानवरों को पालते थे और अब उन्हीं जानवरों का बिजनेस वो किया करते थे। they work they were not ready to work like as laborers। तो इनमें क्या था कि ये तैयार ही नहीं थे, रेडी ही नहीं थे किस चीज के लिए, एज ए मजदूर काम करने के लिए, एज ए लेबर काम करने के लिए, बल्कि मैंने पहले ही कहा वो सब लोग मालिक थे और इनमें से अफ्रीकन लोगों में से कोई भी बंदा तैयार नहीं था कि वो एज ए मजदूर काम करें। तो ये सिचुएशन है अफ्रीका की। इससे पहले जब यूरोपियन वहां पे आए, फिर रेंडर पेस्ट और द कैटल प्लैग। रेंडर पेस्ट एक बीमारी का नाम है। अब यहाँ पे सोचना है, दिमाग पे थोड़ा बहुत जोर देना है कि यूरोपियंस कितने फॉरवर्ड थे, कितने वो फॉरवर्ड थे, कैसे वो फॉरवर्ड थे, क्योंकि उन्होंने कैसे अफ्रीका पे कब्जा किया। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि अफ्रीका पे उन्होंने कैसे कब्जा किया, किस तरह कब्जा किया। Hence, European introduced rinderpest. Effects of rinderpest: due to it, 90% animals died. Africans lost the options of animal rearing. They were left with only option to work as laborers under European colonization. जब यूरोपियंस अफ्रीका में आए, उन्होंने वहां पे नजर डाली कि अफ्रीका में ऐसे लोग हैं, सारे लोग मालिक हैं, अब इनको भिखारी कैसे बनाना है, इनको गुरूर है, बहुत ज्यादा घमंड है अपने इस माल पे, अपने इन जानवरों पे, इनको कैसे सड़क पे लाए हम। यूरोपियंस ने ऐसा कुछ सोचा। फिर उन्होंने एक ऐसी तरतीब सूझी, इन्होंने यूरोप से एक बीमारी को जो है इंपोर्ट कर दिया। उस बीमारी का नाम क्या है? द नेम ऑफ द डिजीज वाज रेंडरपेस्ट और द कैटल प्लैग। ये हम कहेंगे इसमें कैटल्स की बीमारी थी। ये रेंडरपेस्ट आई कहां से? ये यूरोप से आई। कैसे आई? यूरोपियंस ने अपने साथ कुछ कैटल्स भी लाए, उन कैटल्स में बीमारी थी। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कोविड-19 अभी है, लोग तस्वर करते हैं कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, हमारे साथ डिजीज भी ट्रैवल करेगी, वायरस भी ट्रैवल करेगा, तो फिर ये जो है वायरस इंपोर्ट हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह और फिर ये एक कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, जिससे ये बाकी लोगों में भी फैलेगा। ऐसा ही कुछ यूरोपियंस ने सूझा। इन्होंने कहा कि इन लोगों को, अफ्रीकन को बहुत ज्यादा गुमंड है अपने इन जानवरों पे, क्यों ना हम इनका ये गुमंड तोड़ते हैं ताकि ये हमारे कब्जे में आएंगे। तो इन्होंने ये बीमारी लाई, जिस बीमारी का नाम रेंडरपेस्ट था। अपने साथ कुछ कैटल्स लाए यूरोप से, फिर उनको अफ्रीका में छोड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही बीमारी यूरोपियन कैटल से ट्रांसफर हुई किन में? अफ्रीकन कैटल्स में। फिर एट द एंड या विद द रिजल्ट क्या हुआ? रेंडरपेस्ट की वजह से अफ्रीका में तकरीबन 90% एनिमल्स डाइड। अफ्रीका में अगर 100 एनिमल्स थे, 100 में से 90% मर गए, वहां पे बचे 10। अब जो इन जानवरों के मालिक थे, जो इन एनिमल्स के मालिक थे, वो मजबूर हो गए, क्योंकि इनके पास अब एनिमल्स रहे नहीं, वो उन सारे एनिमल्स की डेथ हो गई। अब ये मजबूर हो गए एज ए मजदूर काम करने के लिए। जब ये एज ए मजदूर काम करने के लिए मजबूर हो गए, तो इनको यूरोपियंस के पास जाना पड़ा। किन के लिए? किसके लिए? जॉब के लिए, काम के लिए। और इसी के साथ जो है ये अफ्रीकन्स इजीली कंट्रोल में आ गए यूरोपियंस के। तो इसी के साथ जो है पूरे अफ्रीका की सिचुएशन कन्वर्ट हो गई मालिक से लेके मजदूर तक। अफ्रीका पहले मालिक था, फिर वो मजदूर हो गया। जब वो मजदूर हो गया तो इनको मजबूरन यूरोपियंस के अंडर काम करना पड़ा। और जब इनको मजबूरन यूरोपियंस के अंडर काम करना पड़ा, इसी सिचुएशन में, इसी ट्रांसफॉर्मेशन में यूरोप कंप्लीटली हावी हो गया अफ्रीका पे, और अफ्रीका में फिर उन्होंने अपना रूल कायम कर दिया। यही सिचुएशन सेम हैपेंड विद इंडिया, एज ब्रिटिशर्स केम हियर फॉर द ट्रेड पर्पस, बट लेटर द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स आर्मी। The army helped company to establish power and which led to the painful economic and social change। यही ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन, ऐसी हूबहू सिचुएशन इंडिया में भी हुई। इंडिया में आए थे इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिशर्स आए थे काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इसी पर्पस के साथ वो आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स आर्मी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी क्रिएट की, वहां पे एस्टैब्लिश की, और उसी आर्मी ने उनको ताकत दिया। कौन सा ताकत? वो ताकत जिस ताकत की बिना पे ब्रिटिशर्स ने फिर इंडिया पे कब्जा किया। और इस कब्जे की वजह से फिर क्या हुआ? इट लेड टू द पेनफुल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज इन इंडिया। इसी वजह से जो है इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इंडिया में इंग्लैंड के लिए,
और सोशल चेंज बहुत ज्यादा हुए, सोसाइटी कंप्लीटली चेंज हो गई। सोशल चेंज की मैं मिसाल दूंगा यहाँ पे कि सोशल चेंज समझाने के लिए। अगर जो सोशल सिस्टम था इंडिया का कि इनमें पहले सती सिस्टम था। सती सिस्टम मींस अगर किसी लेडी का हस्बैंड मरता है तो उस लेडी को जिंदा जलाया जाता था। तो फिर इस चेंज को, इस सोशल सिस्टम को भी किसने चेंज किया? इस सोशल सिस्टम को जो है ब्रिटिशर्स ने चेंज किया, और ये सरासर इंडियन लोगों के लिए तब के इंडियन लोगों के लिए नाइंसाफी थी। तो इस वजह से जो है इसी तरह जो है इंडिया पे भी फिर एंड पे कब्जा हुआ, और हमने देखा कि 1947 में फिर इंडिया आजाद हो गया। तो ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जब 1857 आपने पढ़ा होगा ना 8th क्लास में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, इसके बाद क्या हुआ, कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे अपना पावर जो है एस्टैब्लिश कर दिया। तो लेट 19th सेंचुरी में अब हमने देखा कि अफ्रीका पे कब्जा हुआ इंग्लैंड का या यूरोप का, और यही कब्जा यूरोप या इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स का इंडिया पे भी हुआ। अफ्रीका में उन्होंने एक तरह से कब्जा किया था, और इंडिया में उन्होंने दूसरे तरीके से कब्जा किया था। मूविंग नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया। अब जो है इंडेंचर्ड लेबर की मैं पहले मिसाल दूंगा। इंडेंचर्ड लेबर हो क्या गया फ्रॉम इंडिया। अब यही लेबर जो है इंडिया से जाता था किसी और मुल्क के लिए। पहले हम इंडेंचर्ड लेबर समझेंगे, इंडेंचर्ड लेबर हो क्या गया, बॉन्डेड लेबर हो क्या गया, फिर हम देखेंगे कि इंडिया से कहां चला जाता था वो। A bonded labor who works under an employer for a specific time in a new country or home is called indentured labor. Indentured labor उस बंदे को कहते हैं जो एक कंट्रैक्टर के साथ काम करता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक टाइम के लिए, एक वक्त के लिए, एक कंडीशन के अंदर। वो कंडीशन क्या होती है? वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? कि आपको कहाँ पे काम करना है, कितने आवर्स के लिए काम करना है, कितने घंटे के लिए काम करना है, कितने टाइम के लिए काम करना पड़ता है। मॉडर्न डे में अगर हम इसको इंडेंचर्ड लेबर को अगर हम देखेंगे तो इसको मैं कोरिलेट यहाँ पे कर सकता हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ लोग यूजुअली जाते हैं सऊदी के लिए या यूएई के लिए, तो वहां पे उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट रहता है? कि आप जो है 3 साल तक घर नहीं जा सकते, आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 3 साल के लिए। 3 साल के बाद हम आपको यहाँ पे फ्लाइट बैक टिकट्स देंगे, आप उन्हीं टिकट फ्लाइट बैक टिकट से घर वापस जा सकते हैं। तो एक ऐसा ही जमाना हुआ 19th सेंचुरी में कि इंडिया से कुछ लोगों को लिया गया। हमने कल देखा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई, लैंड को क्लियर किया गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने के लिए, प्लांटेशंस वजूद में आए, प्लांटेशन एरियाज में लोगों की अब कमी थी, अब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती थी लेकिन लेबर बहुत ज्यादा कम था। फिर हमने देखा कि 19th सेंचुरी में ही जो है फ्लो ऑफ लेबर भी हुआ। अब यही फ्लो ऑफ लेबर क्या था? ये माइग्रेशन भी थी। कभी कभार लोग बाय चांस चले जाते थे, कभी कभार लोग बाय चांस शिफ्ट करते थे, माइग्रेशन करते थे एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, और कभी कभार लोग मजबूर होके या फोर्सफुली या बाय चांस हम कह सकते हैं शिफ्ट करते थे एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। और जहां पे वो बाय चांस या बाय फोर्स शिफ्ट करते थे उसी को हम बॉन्डेड लेबर कहते हैं या इंडेंचर्ड लेबर। अगरचे ये बाय चांस शिफ्ट करते भी थे लेकिन इनको कहा जाता था कि आपको 3 साल के बाद या 5 साल के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वापस हम छोड़ देंगे आपको इन कंडीशन। इनके सामने एक बाज़ाब्ता कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता था, अगर उनको वो कॉन्ट्रैक्ट पसंद आता था तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, अगर नहीं भी आता था तब भी उनको वो लेते थे। In 19th century, this system was defined as a new system of slavery. 19th century के इस सिस्टम को यानी कि इस इंडेंचर्ड लेबर को, मैंने कहा पहले ही, अगर कुछ लोग बाय चॉइस पहले जाते थे उसको हम माइग्रेशन कहते थे, और अगर अब बाय चांस लोग जाते थे, अगर वो जाना नहीं भी चाहते थे फिर भी उनको लेते थे, और इसी बाय चांस जाने को 19th सेंचुरी के हिस्टोरियंस या इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि ये इट वाज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लैवरी। स्लैवरी आप सबको पता है, गुलामी, नया सिस्टम था ये गुलामी का। इन इंडिया, indentured laborers were hired under contractors which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation. इंडिया में ऐसा ही सिस्टम आया जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, इंडेंचर्ड लेबर्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में जो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए उनको कहा गया कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से, कॉन्ट्रैक्टर्स मींस ठेकेदारों की जानिब से उनको कहा गया आप हमारे साथ आइए, हमारे प्लांटेशन फील्ड्स में आए, आप हमारे साथ चलिए, आपको हमारे साथ 5 साल काम करना पड़ेगा, आप हमारे फील्ड्स में 5 साल काम कीजिए, 5 साल का जो आपका सैलरी बनेगा आपको वो भी हम देंगे, और 5 साल के बाद आपको अच्छे से घर भी वापस छोड़ेंगे। तो फिर हुआ क्या,
Indentured labor from India. Their main destinations were the Caribbean islands, mainly Trinidad, Guyana, and Suriname, Mauritius, and Fiji. Closer home, Tamil migrants went to. So Ceylon and Malaya indentured workers were also recruited for tea plantations in Assam. एक तो विद इन द कंट्री भी इनका इंडेंचर्ड लेबर हुआ था इंडिया में, और आउटसाइड कंट्री भी हुआ था, डिफरेंट कंट्रीज में हुआ था, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिए बहुत सारे, गयाना था, फीजी, मॉरिशस, ऐसे जगहों के लिए इनको शिफ्ट किया जाता था एज एन इंडेंचर्ड लेबर, और इंडिया में भी इनको लिया जाता था। और वो क्या था, आसाम। आसाम एक जगह है जहाँ पे प्लांटेशन फील्ड्स बहुत ज्यादा है, वहां पे भी इनको लेते थे। तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को कोरिलेट करूंगा एक सोशल चेंज के साथ, कैसे सोशल चेंज आई इस इंडेंचर्ड लेबर से इंडियन सोसाइटी में। अगर आपको पता होगा कि इंडियन सोसाइटी जो है डिवाइड थी 4 डिफरेंट कास्ट्स में, इसमें एक कास्ट को मैं लूंगा ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मण्स की एक कास्ट थी, उस ब्राह्मण्स के लिए बहुत ही ज्यादा वो कहेंगे सही नहीं था इनके ट्रेडिशन के हिसाब से कि वो समंदर पार जाए। इनको अपना मजहब, अपना सिस्टम, अपना कास्ट सिस्टम या अपना रिलीजियस जो है अलो नहीं करता था कि वो शिफ्ट करे, माइग्रेशन करे समंदर के पार, यानी कि समंदर पार वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनका एक अपना वो सिस्टम था। तो फिर जब उनको जबरदस्ती लिया जाता था तो उनका वो सोशल चेंज, उनका वो सोशल सिस्टम जो है ब्रेक होता था। तो इसको हम कहेंगे एक सॉर्ट ऑफ सोशल चेंज। सीलोन पुराना नाम था किस चीज का, श्रीलंका का। तो श्रीलंका के लिए भी जो है इसमें इंडेंचर्ड लेबर हो जाता था, शिफ्ट हो जाता था किसका, इंडिया से श्रीलंका के लिए। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन लेबर्स फाउंड कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन्ड। जब ये वर्कर्स प्लांटेशन फील्ड्स में पहुंचते थे इंडिया से, जब इनको निकाला जाता था फील्ड्स के लिए, जब वो फील्ड्स में चले जाते थे तो उनको डिफरेंट कंडीशन वहां पे मिलती थी। अगर इनको कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे बोलते थे कि आपको जो है ऐसा काम करना पड़ेगा, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जाना पड़ेगा, आपको ऐसा खाना दिया जाएगा, आपको ऐसे सैलरी दी जाएगी, आपको ऐसे फील्ड्स होंगे, आपको वहां पे जाके शेडोज में काम करना पड़ेगा, तो कंप्लीटली वहां पहुंच के उनको सिचुएशन डिफरेंट नजर आती थी। इनको जो प्रॉमिस किया जाता था असल में ऐसा कुछ होता नहीं था फिर फील्ड्स में। तो इट मींस इनको फंसाया जाता था। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स। इनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श थी, बहुत ज्यादा सख्त थी, और जब इनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा सख्त थी, इनके लिए कुछ लीगल राइट्स भी नहीं थे, बहुत ही ज्यादा कम लीगल राइट्स थे। मींस ये बहुत ही ज्यादा कम शिकायत कर पाते जब इनके लिए वहां पे काम की कंडीशन जो है बहुत ज्यादा हार्श थी। अब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड की हम बात करेंगे। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड में अगर हम देखेंगे कि 1860s के बाद क्या हुआ, पहले 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 क्या होता था, जो ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए इंडिया आते थे, इन ये कुछ लोगों को असिस्टेंट रखते थे। जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं कि एक बड़ा पर्सन, एक बड़ा बिजनेसमैन कुछ असिस्टेंट्स भी रखता है। तो ऐसे ही कि कुछ लोगों को, कुछ इंडियंस को असिस्टेंट रखा था बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होगा बिजनेसमैन ने कुछ इंडियंस को जो है असिस्टेंट रखा था। उन्हीं असिस्टेंट लोगों ने फिर जो है बिजनेस करना सीखा था, और वही जो है यही असिस्टेंट लोग फिर 1860s के बाद कामयाब बिजनेसमैन बन गए। फिर इन्हीं कामयाब बिजनेसमैन ने क्या काम किया, इन्होंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज में अपना बिजनेस बढ़ा दिया। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें हम अभी देखते हैं जैसे बिरलाज हैं, टाटाज हैं, तो इनकी हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो ये यहीं से आती है। 1860s के बाद इनकी हिस्ट्रीज या ऐसे बिजनेसमैन की हिस्ट्री यहीं से आती है कि कैसे वो पुराने जमाने में बाकी लोगों के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के असिस्टेंट्स रहे हैं, फिर उन्होंने बिजनेस करना सीखा है। यूजुअली हम ऐसा कहेंगे, या इसकी मिसाल मैं ऐसा दूंगा, कोई टेलर मास्टर के पास जाता है टेलरिंग सीखने के लिए, तो फिर वो 1 साल उसका असिस्टेंट रहता है या 6 महीने उसका असिस्टेंट रहता है, फिर वो भी टेलरिंग सीखता है। जब वो टेलरिंग सीखता है फिर वो एक अपना शॉप खोलता है, या कहीं दूर जाके अपना एक अलग कॉम्प्लेक्स खोलता है, फिर वो अपने कैंडिडेट्स वहां पे रखता है, उनको ट्रेनिंग देता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है इंडियन अब्रॉड एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड में हम पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, यूरोप से आए थे, इंडिया में ट्रेड करते थे, या कुछ लोग हमने देखा शिफ्ट कर गए थे अमेरिका की तरफ। जब इंडिया से भी माइग्रेशन हुई, बहुत ज्यादा लोग इंडिया से भी चले गए थे यूरोप के लिए,
अमेरिका के लिए जॉब की तलाश में, फिर उन्होंने वहाँ पे बिजनेसमैन के पास जॉब पाया था, फिर वो वहाँ उनके असिस्टेंट रहे थे, फिर उन्होंने भी बिजनेस करने के टैक्टिक्स स्किल्स सीखे थे, फिर एंड एट द एंड वो कामयाब तरीन बिजनेसमैन बने, फिर वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में या यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में जो है बिजनेस करने में कामयाब हुए और उनका बिजनेस रंग भी लाया. Then we have the Indian trade, colonization and the global system. Indian trade, colonization, colonialism and global system. इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम. एक हमें इंडिया का बिजनेस पढ़ना है, दूसरा हमने कॉलोनियलिज्म पढ़ना है इसका, और हमने ग्लोबल सिस्टम पढ़ना है. ग्लोबल सिस्टम मींस कि इंडिया का बाकी कंटिनेंट्स या इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ क्या सिस्टम चलता था. With industrialization, British cotton manufacture began to expand and industrialists pressurized the government to restrict cotton imports and protect local industries. जब इंग्लैंड की हम बात करेंगे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ या ब्रिटेन में हुआ, तो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग वहां पे बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि वहां पे कॉटन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा इंग्लैंड के इन इंडस्ट्रीज में. फिर इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने, जो लोग कॉटन प्रोड्यूस करते थे, इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया. एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने देखा था कि कॉटन लॉ प्रोड्यूस किया गया था ताकि कॉटन का जो इंपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ऐसे ही अब कॉटन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने या कॉटन मैन्युफैक्चरर्स ने क्या काम किया, इन्होंने अंग्रेज सरकार पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, बहुत ज्यादा प्रेशर किया, प्रोटेस्ट किए, ताकि वो जो है कॉटन का इंपोर्ट जो है बैन करे. जैसे कि इंडिया का कॉटन इन दिनों बहुत ज्यादा मशहूर था, इंडियन कॉटन जो है पूरी दुनिया में मशहूर था. तो इंग्लैंड के लोगों ने क्या काम किया, इंग्लैंड के लोगों ने कॉटन का इंपोर्ट, ये इंग्लैंड के लोग कौन है, ये जो है ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स है, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स. इन्होंने सरकार को प्रेशराइज किया कि आप कॉटन का इंपोर्ट बंद कीजिए. तो इससे क्या हुआ कि इससे जो हमारा कॉटन होगा, इंग्लैंड का ही कॉटन होगा, वही इंग्लैंड में चलेगा और हमारा कॉटन जो है फ्लोरिश हो जाएगा, ये कामयाब बन जाएगा. टैरिफ्स were imposed on cotton imports into Britain. टैरिफ्स का मतलब हो गया जब हम ट्रेड करते हैं, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जब ट्रेड रहता है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ टैक्स होता है. एक कंट्री से जो माल आता है, इंपोर्ट होता है दूसरी कंट्री के लिए, दूसरी कंट्री में एंटर होने से पहले इनको एक टैक्स देना पड़ता है, उस टैक्स को हम टैरिफ्स कहते हैं. तो टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, टैरिफ्स इंपोज किए गए थे कॉटन पे या क्लोथ पे या इंपोर्ट्स पे, हम कहेंगे जो भी माल ब्रिटिश या ब्रिटेन में चला जाता था. कंसिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बीन डिक्लाइंड. तो अब क्या हुआ, तो फिर इस वजह से जब इंग्लैंड का मार्केट जो है बंद हो गया, शट डाउन हो गया, तो इंडिया का जो कॉटन है वो डिक्लाइन हो गया. ठीक है. Excluded from the British market by tariff barriers, Indian textiles now faced stiff competitions in other international markets. अब इसका एक मार्केट खत्म हुआ था, इंडियन कॉटन का एक मार्केट खत्म हुआ था. अब इसको बाकी मार्केट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा, या बाकी मार्केट्स में अपना कॉटन चलाने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा. While exports of manufactures declined rapidly, export of raw materials increased equally fast. अब क्या बोल रहे हैं, while exports of manufacturers declined rapidly, export of raw materials increased equally fast. अब जो है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया से जो निकलता था माल, कॉटन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो निकलते थे, वो जो है डेक्लाइनेड, उसमें जो है डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया वो. एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज. रॉ मटेरियल मींस जो ठोस, एक हो गया फिनिश्ड गुड, दूसरा हो गया रॉ मटेरियल. फिनिश्ड गुड लाइक कॉटन क्लोथ्स या कॉटन टेक्सटाइल, तो जो रॉ मटेरियल है उसका बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, दैट इंक्रीज्ड फ्रॉम इंडिया. Over the 19th century, British manufacturers flooded the Indian market. Food, grain, and raw material exports from Indian to Britain and the rest of the world increased. तो फिर इसी के साथ क्या हुआ, जो इसमें इंडिया के जो raw materials थे, वो the 19th century British manufacturers flooded the Indian market. या food, grains and raw material exports from India to Britain and the rest of the world increased. अब इंडिया की मिसाल हम देंगे कि इंडिया का जो ट्रेड है वो फ्लोरिश कर गया. इसमें इंडिया में पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा, या रॉ मटेरियल की अगर हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो गया.
डिफरेंट मार्केट्स में चले गए। अगर हमने देखा कि खाली कॉटन पे अभी बैन आई थी, बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो उनमें अभी बैन नहीं आई थी, बाकी प्रोडक्ट्स में इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया और बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई। इंपोर्ट याद रखें, इंपोर्ट अगर इंडिया से निकलेगा इंग्लैंड के लिए, इंडिया का प्रोडक्ट इंग्लैंड के लिए इंपोर्ट बनेगा और इंडिया में यही प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट बनेगा। But the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. Thus, Britain had a trade surplus. अब जो इंडिया की इसकी बात हम करेंगे, किन की बात? But the value of British exports to India was much higher. जो अब इंग्लैंड से माल निकलता था कहाँ के ओर? इंडिया के लिए, वो हेवी था, वो उसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई रहा। किसके मसब्बत? इंडियन प्रोडक्ट्स के मसब्बत। और इस वजह से क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो है ट्रेड सरप्लस हुआ, इनको बहुत ज्यादा तरक्की हो गई इंडिया में। Britain used this surplus to balance its trade deficits with other countries. अब इंग्लैंड ने यही या ब्रिटेन ने यही सरप्लस, यही जो इनको ये मिला था, फायदा मिला था, उन्होंने यही फायदा जो है यूज किया। जैसे कि यहाँ पे किसी दुकानदार को घाटा होता है, अगर इसको दूसरे बिजनेस में फायदा होता है तो वो फायदा जो है इस घाटे वाले बिजनेस में जो है इन्वेस्ट करता है, ताकि उसका जो घाटा वाला बिजनेस है वो भी इक्वल हो जाए। तो ऐसा ही इंग्लैंड में भी हुआ। तो by helping Britain balance its deficits, India played a crucial role in the late 19th century world economy. तो इस वजह से हम कहेंगे कि इंडिया की वजह से, या इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल किया इंग्लैंड को अमीर बनाने में। या इंडिया जो एक ऐसा मार्केट था जहां से इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा इजाफा सरप्लस गेन किया, उसी सरप्लस की वजह से इंग्लैंड अमीर हो गया। वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया जहां पे उनका घाटा चलता था। ये 19th सेंचुरी का वर्ल्ड इकोनॉमी सिनेरियो था। कल पढ़ेंगे द इंटरवॉर इकोनॉमी।